फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन डेवलपिंग इकोनॉमीज़ या इंडियन इकोनॉमी। मतलब जो ग्लोबलाइजेशन हमने अडॉप्ट किया है उसका जितनी भी डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं उनके ऊपर या जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो कहता है कि जो ये इफेक्ट है ये दो तरीके का हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम इसको पढ़ेंगे कि पॉजिटिव इफेक्ट क्या क्या होते हैं और नेगेटिव क्या क्या होते हैं। तो देखो, पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन में क्या बता रखा है। जब हम ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट करते हैं ना तो इससे हमारा फॉरेन ट्रेड इंक्रीज होता है। ठीक है, कहता है कि फॉरेन ट्रेड जो पॉलिसीज है अडॉप्टेड इन द वे ऑफ ग्लोबलाइजेशन में जब हम अडॉप्ट करके चलते हैं तो इंडिया का जो शेयर है वह ट्रेड में वो बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, जो हमारा जीडीपी रेशियो वगैरह है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सब बता रहे, इसने कुछ बता रखे किस किस टाइम पीरियड में कितना कितना इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कहता है कि ग्लोबलाइजेशन के कारण ना कंसिडरेबल इंक्रीज होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जाती है फॉरेन कंपनीज के द्वारा ताकि वो अपनी होली ओन्ड कंपनीज वगैरह ना एस्टेब्लिश कर पाएँ, दूसरे देशों में मैनेज करें और परचेज कर सकते हैं उस देश की कंपनी के शेयर्स वगैरह को। ये क्यों करती हैं, ताकि भाई मैनेज कर पाएँ अपनी कंपनीज वगैरह को। ठीक है, मेन फीचर्स यही है एफडीआई के कि जो नेटिव कंपनीज है, मतलब जो नेशनल कंपनीज है वो मैनेज की जाती है फॉरेन कंपनीज के द्वारा, या जो नई नई कंपनी एस्टेब्लिश की जाती हैं फॉरेन कंपनीज के द्वारा। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछ ले एफडीआई का मीनिंग क्या होता है, तो एफडीआई का मीनिंग होता है जब भी कोई फॉरेन जो इन्वेस्टर है, ठीक है, वो कितने से ज़्यादा स्टेक रखे, 10% से ज़्यादा स्टेक रखे इक्विटी कैपिटल में किसी भी देश की, तो वहाँ वो क्या कहलाएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाएगा उस देश के लिए। और पोर्टफोलियो में क्या होता है कि 10% से कम जब स्टेक होता है ना तो वो हमारा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में आ जाता है। इसमें उसके पास कोई कंट्रोल वगैरह नहीं होता है, मतलब कंट्रोल वगैरह उसके पास नहीं होता है, मतलब खुद के बिजनेस को खुद मेंटेन करता है। ऐसा नहीं है कि भाई जिस जिस जगह पे वो पैसे वगैरह लगा ले वो मेंटेन करेगा। जबकि जब एफडीआई होती है तो इस टाइप में ना रिस्क वगैरह के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो फिर आता है हमारा इंक्रीज इन फॉरेन कोलैबोरेशन। कहता है कि जब हम ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करके चलते हैं ना तो जो कोलैबोरेशन होता है फॉरेन कंपनीज का और इंडियन कंपनीज का वो इंक्रीज होता है। ये हो सकता है टेक्निकल फॉर्म में भी और फाइनेंशियल में भी। तो फाइनेंशियल में तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं और टेक्निकल में मॉडर्न जो फॉरेन टेक्नोलॉजी वगैरह होती है वो प्रोवाइड की जाती हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में बढ़ोतरी होती है ग्लोबलाइजेशन के कारण। इससे क्या होता है, देखो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है ना वो बहुत जरूरी होता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है जो दूसरे देश का जो पैसा है वो, क्योंकि जब भी हम दूसरे देश से इंपोर्ट वगैरह करते हैं तो हमें उसी देश की करेंसी में पेमेंट वगैरह करनी पड़ती है। तो जब एफडीआई वगैरह आएगी तो वो जो रिजर्व है वो हमारे पास बढ़ेगा, वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, वो एक ग्रोथ का साइन होता है। मार्केट में बढ़ोतरी होती है ग्लोबलाइजेशन के कारण, जो मार्केट का साइज है वो बढ़ जाता है। इससे क्या होता है कि जो इंडियन बिजनेस यूनिट है वो अपने बिजनेस को होल वर्ल्ड में एक्सपेंड कर सकते हैं। नई नई मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है वो बिना बाउंड्रीज की एंट्री ले सकती हैं, अपने बिजनेस को कहीं भी ओपन कर सकती हैं। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के कारण जो फॉरेन टेक्नोलॉजी है उसका इन्फ्लो होता है जो सुपीरियर है, एडवांस है। ये किन के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, जो भी डेवलपिंग नेशन है, क्योंकि वो जो डेवलप नेशन है उनकी टेक्नोलॉजी वगैरह का फ़ायदा ले सकते हैं। ब्रांड डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन के कारण ना ब्रांड गुड्स को प्रमोट वगैरह किया जाता है। आज के टाइम पे सिर्फ ड्यूरेबल गुड्स ही नहीं बल्कि जो गारमेंट्स हैं, जूस है, स्नैक्स है, फूड ग्रेन्स वगैरह है, उनको भी हम ब्रांडेड प्रोडक्ट के अंतर्गत बेच सकते हैं। डेवलपमेंट हो कैपिटल मार्केट, ग्लोबलाइजेशन के कारण जो हमारा इंडियन कैपिटल मार्केट है ना वो भी डेवलप होकर चलता है। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, इंडियन कैपिटल मार्केट मतलब एक टाइप से कहें तो जो हमारे देश में पैसे का फ्लो वगैरह है वो सब बढ़ता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। तो जो ग्लोबलाइजेशन होता है वो कैपिटल मार्केट को प्रमोट करने में भी हेल्प करता है। सुपीरियर सर्विस, जो सर्विस सेक्टर होता है उसके डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो देखो सर्विस सेक्टर लाइक हमारा जो भी टेलीकम्युनिकेशन है, इंश्योरेंस है, बैंकिंग वगैरह है, इनमें प्रमोशन होता है, मतलब इनकी बढ़ोतरी होती है, इनका एक्सपेंशन होता है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जाती है ग्लोबलाइजेशन के कारण। क्या होगा भाई, दूसरे देश की जो भी कंपनीज वगैरह हमारे देश में आएंगी, प्रोडक्शन एस्टेब्लिश करेंगी, ट्रेडिंग यूनिट एस्टेब्लिश करेंगी, इसके कारण क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होंगी। ठीक है, फिर बात आती है ब्रेन ड्रेन में कमी। ब्रेन ड्रेन क्या होता है, पहले तो इसका मीनिंग समझो। इसका मतलब होता है कि किसी देश में जो भाई स्किलफुल एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं उसको उस देश से किसी अपने देश में भेज देना, उसे बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के कारण इसमें कमी भी आती है। कैसे कि भैया ना वो एमएनसी हमारे देश में आकर अपनी यूनिट वगैरह एस्टेब्लिश करती हैं और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो हमारे देश में काम करते हैं अच्छी वर्किंग कंडीशन में, स्किल्ड इंडियन इंजीनियर्स, मैनेजर्स, प्रोफेशनल वगैरह। तो इससे क्या होता है, ब्रेन ड्रेन में कमी आती है और जो नॉलेज वगैरह होता है उसका फ़ायदा हमारे देश को ही मिलता है। इंप्रूवमेंट होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के कारण जो पॉपुलेशन होती है
उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है, उन्हें अच्छी क्वालिटी के गुड्स मिलते हैं लो प्राइसेस पर, बहुत सारे प्रोडक्ट का प्राइसेस कम हो जाता है, लाइक एस टेलीविजन, एसी, मोबाइल, ये वो यूज़ कर पाते हैं जो लोग उसको पहले अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेकिन जो ग्लोबलाइजेशन उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। देखो, पहले तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज का लॉस होना, कैसे भाई, फॉरेन कम्पिटिटर्स आ जाते हैं, ठीक है, वो बढ़ते जा रहे हैं, तो जो उनके जो गुड्स होते हैं उनकी क्वालिटी वगैरह भी नहीं देखते लोग, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कम, मतलब कॉस्ट कम होती है उनकी, और कई बार अच्छी क्वालिटी की भी होती है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज होती है जो हाथ से बनाते हैं उनकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, तो वो हाई कंपटीशन फेस करती है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से, और वो फेल हो जाती हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं ना, वो कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक का यूज़ करते हैं, मतलब इसमें वो लेबर को अपॉइंट नहीं करते बल्कि मशीनें वगैरह यूज़ करके प्रोडक्शन करते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट कम जनरेट होता है। लेबर का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, उन्हें वेजेस तो मतलब कम दी जाती हैं, जॉब सिक्योरिटी भी नहीं दी जाती, और उनसे काम बहुत ज़्यादा करवाया जाता है। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट कहता है कि फॉरेन गुड्स है ना ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं, इससे डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब दिखावटीपन ज़्यादा हो जाता है, इससे जो लोग उसको एक टाइप से कहते हैं अफोर्ड भी नहीं कर सकते तो वो भी उसको खरीदने की सोचते हैं, वेस्टफुल कंजप्शन होता है, इनइक्वलिटीज़ बढ़ती हैं। कहता है ग्लोबलाइजेशन क्या बढ़ाता है, इनइक्वलिटीज़ मतलब इक्वलिटी को कम करता है। ग्लोबलाइजेशन के कारण जो एमएनसीज हैं, बिग जो इंडस्ट्रियल यूनिट है वो फ़ायदा ले जाती है, लेकिन जो स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री होती है वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करती है और फेल हो जाती है। फॉरेन कंपनीज की डोमिनेंस हो जाती है ग्लोबलाइजेशन के कारण। ग्लोबलाइजेशन हेल्प करता है फॉरेन कंपनीज को भाई उनको मार्केट शेयर को बढ़ाने में। इसके कारण क्या होता है, जो डोमेस्टिक कंपनीज होती हैं वो तो कंपटीशन फेस ही नहीं कर पाती, वो सिकुड़ जाती है, बंद हो जाती है, और फॉरेन कंपनीज होती है वो अपना मतलब डोमिनेंस एस्टेब्लिश कर लेती है, एक टाइप से कहते हैं मोनोपोली। बैड इफेक्ट पड़ता है कल्चर और वैल्यू सिस्टम पे, क्योंकि कई बार जो ग्लोबल कंपनीज होती है ना वो ऐसे प्रोडक्ट वगैरह लेके आते हैं जो हमारे कल्चर वैल्यू सिस्टम को खराब करते हैं। वो ऐसे एडवर्टाइजमेंट वगैरह मतलब जो अश्लील होते हैं, वल्गर होते हैं, उनको यूज़ करके चलते हैं, जिससे जो यंग जनरेशन होते हैं उनकी थिंकिंग वगैरह में चेंज आता है, वो गलत दिखावटी चीज़ों की तरफ जाते हैं। ठीक है, लेस एंट्री इन स्ट्रेटेजिक एरिया, मतलब ज़्यादातर जो मतलब दूसरे देश की कंपनी जाती है ना वो किन कंज्यूमर्स गुड्स में इन्वेस्ट करती है, लाइक रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, प्रोसेस्ड गुड्स, सोप, ड्रिंक, टूथपेस्ट। वो जो हमारे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट एरियाज है लाइक पावर सेक्टर, स्टील इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर, उनमें इन्वेस्ट नहीं करते, तो इससे डेवलपमेंट नहीं होता ज़्यादा। ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम भी आती है। पहले तो लगा लो उन्होंने हमारे देश में रिक्रूटमेंट कर ली उनको क्वालिफाइड स्किल इंजीनियर्स वगैरह की, और बाद में उनकी पोस्टिंग अपने देश में कर देते हैं, तो इससे क्या होता है ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। प्रोहिबिटेड जो गुड्स होते हैं उनका भी प्रोडक्शन करने लग जाते हैं कई बार, मतलब देखो कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो हमारे देश में बैन है, लेकिन क्या होता है कि जो फॉरेन से जो हमारी कंपनीज वगैरह आते हैं दूसरे देशों की, वो क्या करते हैं उन्हीं गुड्स को प्रोड्यूस करने लग जाते हैं जो प्रोहिबिटेड होते हैं, ऐसी मेडिसिन वगैरह ऐसे प्रोडक्ट वगैरह। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कहता है कि जो दूसरे देश की जो भी कंपनी वगैरह आती है ना वो पॉलिटिक्स होती है जो होस्ट नेशन की, उसमें इंटरफेयर करने की कोशिश करती है, ठीक है, जिससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इम्बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, ज़्यादातर जो भी देश दूसरे देश से कंपनी जाती है ना वो शहरों की तरफ जाते हैं जहाँ पे उन्हें ईजिली सारी फैसिलिटीज़ वगैरह मिल जाए, सिटी टाउन वगैरह की तरफ, और जो बैकवर्ड एरियाज है वो बैकवर्ड रह जाते हैं क्योंकि वो उन पर कोई ध्यान नहीं देती। टैक्स इवेजन, वो मतलब टैक्स से बचने की कोशिश करती हैं, वो क्या करते हैं जो उनकी सब्सिडरी कंपनी वगैरह दूसरे देशों में, वो उनसे सस्ती दर पे मतलब महंगी दर पे तो सामान खरीद लेती है और सस्ती दर पे उन्हें रॉ मटेरियल वगैरह सप्लाई कर देती है, इस तरह से खर्चा दिखा करके वो टैक्स वगैरह से बचने की कोशिश करती हैं, ठीक है। तो ये हमारे ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट है। अब बात आती है जब हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाते हैं तो क्या क्या हर्डल्स आते हैं हमारे रास्ते में। एक तो होता है ब्यूरोक्रेटिक हर्डल। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल मतलब कि भाई जो भी ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है, लेंथी है, कम्बरसम प्रोसीजर है, तो ज़्यादातर फॉरेन इन्वेस्टर हेजिटेट करते हैं ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट करते टाइम। अनस्टेबल गवर्नमेंट पॉलिसी, कहता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी भी अनस्टेबल है, बार बार बदलती रहती है, गवर्नमेंट भी बदलती रहती है, तो जब स्टेबल नहीं होती है तो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स है ना एंट्री लेने से डरते हैं, क्योंकि क्या पता आज अगर हमें फैसिलिटी मिलती है फ्यूचर में गवर्नमेंट बदल जाए और हमें वो फैसिलिटी ना मिले, हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगा दे, क्योंकि गवर्नमेंट की जो वर्किंग कंडीशन होती है उनमें ट्रांसपेरेंसी की कमी होती है, पता नहीं होता कब क्या डिसीजन ले लिया जाए। बैकवर्ड टेक्नोलॉजी, जो डेवलपिंग नेशंस होते हैं ना वहाँ पे जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी होता है वो बहुत ज़्यादा लो है, पुअर है एडवांस नेशन के कंपैरिजन में। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है टेक्नोलॉजी का वो भी बहुत ज़्यादा बेकार है। इसके कारण क्या होती है पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट वगैरह होते हैं तो डिफिकल्ट हो जाता है अपने मतलब अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना फॉरेन नेशंस में, तो ये फेल हो जाते हैं। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डेवलपिंग नेशंस होते हैं वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ वगैरह वो भी बहुत ज़्यादा पुअर है डेवलप नेशन के कंपेरिजन में, तो इसलिए जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो हेजिटेट करते हैं ऐसे देशों में इन्वेस्ट करने में, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। स्मॉल साइज बिजनेस यूनिट के तक जो डेवलपिंग नेशंस होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर जो यूनिट्स होते हैं ना वो फैमिली ओन्ड होते हैं, मतलब परिवार वगैरह चलाते हैं, और वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, तो वो भी मतलब जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं वो खुद को एक्सपेंड नहीं कर पाते, ग्लोबलाइजेशन अडॉप्ट नहीं कर पाते।
ग्लोबल विजन की कमी होती है, मतलब जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना वो ग्लोबल विजन रखते ही नहीं। बहुत कम एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो ग्लोबल विजन रखते हैं। ग्लोबल विजन मतलब दूसरे देश में इन्वेस्ट करना, अपने मार्केट को बढ़ाना दूसरे देश में इंटरनेशनल लेवल तक। और ग्लोबल कंपटीशन बढ़ रहा है, जो गुड्स हैं डेवलपिंग नेशंस के वो बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन फेस करते हैं ग्लोबल मार्केट से, क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल होते हैं, कम कॉस्ट में होते हैं, अच्छी क्वालिटी के होते हैं। टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स भी लगा दिए जाते हैं डेवलप नेशंस के द्वारा। टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स में आ जाते हैं कस्टम ड्यूटी, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, पैकिंग। तो इसके कारण क्या होता है कि एक देश दूसरे देश में एंट्री लेते टाइम उसके बाद इतने रिस्ट्रिक्शन होंगे तो वो सोचने से पहले, मतलब करने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि उसे पता है कि भाई अगर मैं ये सामान इतने में बना रहा हूँ, इतने में बेचने सोच रहा हूँ, लेकिन मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगे तो उसकी कॉस्ट और बढ़ जाएगी और दूसरे देशों में मैं वहाँ की कंपनीज को क्या नहीं कर पाऊँगा, कवर नहीं कर पाऊँगा, फेस नहीं कर पाऊँगा। फिर बात आती है फेयर ग्लोबलाइजेशन की नीड्स, मतलब क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़रूरी है लेकिन फिर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनको दूर करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए जाते हैं फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए। क्योंकि जो फेयर ग्लोबलाइजेशन होता है ना वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, ये हर सेक्टर होता है सोसाइटी का, उनको बेनिफिट देके चलता है। तो क्या क्या मेजर्स हैं, एक तो लेबर लॉ स्ट्रिक्ट हो, मतलब कि भाई जो ताकि है ना जो भी लेबर वगैरह है उनका एक्सप्लोइटेशन वगैरह ना, उन्हें फेयर वेजेस मिले, अच्छी वर्किंग कंडीशन मिले। दूसरा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन मिले, जितने भी टैरिफ पॉलिसीज वगैरह उनको हटा दिया जाए, नॉन टैरिफ पॉलिसीज को हटाया जाए, ताकि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है वो उनको कैप्चर ना कर पाएँ, उनकी जगह ना ले पाएँ। ठीक है, निगोटिएशन हो, निगोटिएशन का मतलब होता है बातचीत वगैरह की जाए WTO प्लेटफॉर्म पे। मतलब जो भी जितने भी गवर्नमेंट वगैरह हैं उन्हें एफर्ट्स करने चाहिए कि वो ना जितने भी डेवलपिंग नेशंस हैं उनके साथ है ना क्या बनाए, एक ग्रुप बनाए जो सेम प्रॉब्लम फेस करेगी और फिर ना WTO के साथ बातचीत करे। इससे क्या होगा, टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर से उन्हें छूट वगैरह मिलेगी। पब्लिक कैंपेन एंड डिमोन्स्ट्रेशन, कहता है कि जो पब्लिक है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ग्लोबलाइजेशन में। क्या कहता है कि जो पीपल है ना डेवलपिंग कंट्रीज के वो अपनी वॉइस वगैरह उठा सकते हैं, जो भी अनजस्ट पॉलिसी, मतलब जो अन्याय है, जो ऐसी पॉलिसीज है जो उनके एक्सप्लोइटेशन वगैरह कर रही हैं तो उनके खिलाफ। फिर आते हैं पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या पड़ता है ग्लोबलाइजेशन पे, तो कहता है कि क्रॉस बॉर्डर रिलेशनशिप इंप्रूव होते हैं। क्रॉस बॉर्डर मतलब एक देश का दूसरे देश के साथ रिलेशन इंप्रूव होकर चलता है। ब्यूरोक्रेसी का जो रोल होता है वो बदल जाता है। ग्लोबलाइजेशन है ना और जो लिबराइजेशन है उसके कारण जो प्रोसीजर है, मतलब ट्रेड वगैरह का वो बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम हो जाता है। ठीक है, तो ब्यूरोक्रेसी की जो हर्डल्स होते हैं वो कम होती हैं। ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म, कहता है कि ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या होता है, कैपिटलिज्म बढ़ता है। ठीक है, जो रोल है गवर्नमेंट का वो बदल जाता है। पहले तो क्या होता है कि ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत, मतलब ग्लोबलाइजेशन से पहले गवर्नमेंट क्या करती थी, बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती थी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एक्टिविटीज़ में, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होता था। लेकिन जैसे जैसे रिफॉर्म्स आए हैं, ग्लोबलाइजेशन आया है, तो ये इंटरफेरेंस है क्या हो गया है, कम हो गया है। तो इससे क्या होता है कि भाई गवर्नमेंट है ना अपने टाइम को कहाँ यूज़ कर सकती है, हेल्थ, एजुकेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन सब पे। और एफिशिएंसी बढ़ती है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की। ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबराइजेशन के कारण जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनकी एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट आता है। ठीक है, और इंक्रीज इन कंपटीशन, थ्रेड्स, प्राइवेटाइजेशन वो क्या करती हैं, वो ना मतलब अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी को बढ़ा पाती हैं, कंपटीशन को फेस कर पाती है। एक वर्ड आता है ग्लोबलाइजेशन, ये बिल्कुल ग्लोबलाइजेशन की तरह है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये थोड़ा सा उससे मॉडिफाई होकर चलता है। मतलब ये कहता है कि जो प्रोडक्ट वगैरह हम बना रहे हैं उनको कंज्यूमर्स वगैरह के नीड्स के अकॉर्डिंग, जो फैशन वगैरह चेंज हो रहा है उनके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। देखो दूसरी टर्म आज के टाइम में यूज़ हो रही है वो ग्लोबलाइजेशन। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो ग्लोबल कंपनीज होती है ना वो मॉडिफाई करती है अपने प्रोडक्ट को डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स के अंतर्गत, कल्चरल, फैशन वगैरह के अंतर्गत। जो ग्लोबल कंपनीज होती है वो अपने प्रोडक्ट को बेचती हैं अलग अलग प्रोडक्ट और सर्विसेज को, ताकि जो लोकल नीड्स वगैरह हैं वो सेटिस्फाई हो जाएं। ग्लोबलाइजेशन में दो कंसेप्ट आते हैं, एक आता है ग्लोबलाइजेशन और एक होता है लोकलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन तो वही हो गया कि भाई दूसरे देश में सामान को बेचना, और लोकलाइजेशन होता है कि उस देश के, उस जगह के लोगों के कल्चर के अकॉर्डिंग, इनकम लेवल, कस्टम, ट्रेडिशन, इन सबको ध्यान में रख के फिर प्रोडक्ट बनाना। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसका मतलब है ग्लोबल होना बट सिमिलियसली उसके साथ साथ सेंसिटिव भी होना, मतलब लोकल नीड्स और कंडीशन को भी ध्यान में रखना। तो यहाँ पे हमारे ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।